सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को। नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाइए। अर्ज है, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास आर्मी AK एकेडमी आर्मी क्लास में। और चलिए देखते हैं कि आज के क्लास का जो हमारा सवाल है वो क्या है। आप लोग देख ही रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस क्लास की कंडीशन है, आप अगर रेगुलर रहते हो तो आप चाहे किसी भी आर्मी के किसी भी पोस्ट का या फिर कांस्टेबल के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्लास सबसे बेटर नहीं बेस्ट है। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हो तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल पहला क्या है। और फ्रेंड्स, ये आज का जो क्लास है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र से है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चा शरीर में जो बच्चा होता है महिला के गर्भ में, उसमें जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम क्या होता है, ये आपको बतलाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन को देख करके आपको आंसर बतलाना है। मैं आपको आंसर बतला दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए अंकुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी अपरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी जरायुज, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरायुज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरायुज। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायुज कहते हैं, उसका नाम है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मादा प्रजनन के चरणों का क्रम क्या है? यानी मादा प्रजनन यानी कि जब कोई महिला और पुरुष मिलकर के जब कोई यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं, और इस प्रजनन की क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं सबसे पहले होती हैं, उसके बाद कौन सी होती हैं, उसके बाद कौन सी होती हैं जब गर्भ में बेबी पल रहा होता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, और इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही क्रम होगा, चलिए कुछ सेकंड मैंने आपको कहे हैं, उसके लिए समय है आपके पास, देख लीजिए क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बतलाता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 1 2 3, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे सीरीज सीक्वेंस वाइज दिया गया है सीरीज में, यानी 1 नंबर में है युग्म जनक, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर में दिया गया है निषेचन, और 3 नंबर में दिया है भ्रूण का विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है सीरीज ऊपर सीक्वेंस में, सीरीज वैसा ही सीरीज होता है, यानी कि वैसी ही क्रियाएं होती हैं, उसके बाद वो होती हैं, उसके बाद वो, जैसे कि पहले युग्म जनक का निर्माण होता है, उसके बाद फिर निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पीछे बहुत बार हो चुका है, कम से कम 2 बार तो हो ही चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बता ही देंगे। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है बेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा जाता है, और ये नसबंदी इसलिए की जाती है अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, यानी कि अब आप और बच्चे नहीं चाहते हैं तो नसबंदी करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए नसबंदी कराई जाती है। तो इसे पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा जाता है। इसको आप साथ में ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ट्यूबेक्टोमी, ये जो ट्यूबेक्टोमी दिया गया है ये महिलाओं की नसबंदी कहलाता है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों अगर नसबंदी करवा लें तो उसके बाद वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं कि ये निषेचन होता है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो फर्टिलाइजेशन होता है, और यानी कि प्रजनन की क्रिया। और वीर्य का मतलब तो आप लोग जानते हो कि गाढ़ा जो द्रव पदार्थ होता है उजला श्वेत रंग का, उसी को वीर्य कहते हैं। और इसी की वजह से बच्चे का मतलब निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है इसके महिला के गर्भ में, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे आपको बतलाना है कि कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में, बेबी का जो जाता है वीर्य पुरुष का, ये स्त्री के गर्भाशय में जाता है।
तभी जाके वहीं पे जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट के निर्माण होने से ही कुछ समय बाद फिर उसका, ये मैंने अभी आपको प्रोसेस बतलाया था 1 2 3, और वही प्रोसेस जो वहाँ पे मैंने अभी आपको पीछे बतलाया, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है उसी तीनों प्रोसेस से। और तो चलिए यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सवाल है, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से, यानी कि मेल और फीमेल दोनों संपर्क में नहीं आकर के केवल अगर फीमेल को प्रेग्नेंट करना होता है तो उसके चलते कौन सी विधि अपनाई जाती है, मतलब किया क्या जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा केवल अंड को, केवल शुक्राणु को, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, केवल शुक्राणु को, स्त्री के गर्भाशय में केवल शुक्राणु को इसको प्रविष्ट किया जाता है, प्रविष्ट करना होता है। प्रविष्ट करना का मतलब होता है गर्भाशय में ये कर देना, प्रत्यारोपित कर देना एक तरह से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। और फ्रेंड्स, यहाँ जो आप लोग देखते होंगे गाय या गाय भैंस जो होती है उनको भी कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करवाने के लिए जो दिया जाता है, यानी कि जो द्रव रूप में, वही यहाँ पे भी हो रहा है, वो कृत्रिम रूप से होता है। तो ये डॉक्टर लोग करते हैं, जो कि हमारे जैसे कि हम लोग का तबीयत खराब होता है तो वो वैसे डॉक्टर लोग, और वो मवेशी के डॉक्टर होते हैं जो मवेशी का जो भी होता है वो करते हैं। चलिए देखते हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है मैंने आपको आंसर बतलाया। और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अंग है जो महिला प्रजनन यानी कि महिला का जनन अंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं, गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये मेल का ऑर्गन है, मेल का ऑर्गन पार्ट है, और ये यहाँ पे जो गर्भनाल है, गर्भाशय है और अंडाशय है, ये तीनों भाग जो हैं, ये तीनों पार्ट जो हैं महिला के प्रजनन अंग से संबंधित हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं अगर इंग्लिश में कहें तो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग में शामिल है कौन। आपको बतलाना है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग में शामिल है कौन। यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, यानी कि पुरुष का जो प्रजनन अंग है वो कौन है। आपको बतलाना है वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, या यह सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, यानी कि वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिवृषण, ये जो तीनों पार्ट हैं, यानी कि तीनों जो भाग हैं वो पुरुष के प्रजनन तंत्र कहलाते हैं, या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। यानी कि इसी तीनों के द्वारा ये तीनों जो हैं पुरुष के प्रजनन क्षमता में प्रजनन के समय काम देने वाले ऑर्गन कहलाते हैं। चलिए, काम में आने वाले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भ्रूण का विकास कहा जाता है, भ्रूण का विकास कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको बतलाना है कि भ्रूण का विकास जो होता है वो कितने से कितने दिन में हो जाता है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को, या फिर ऑप्शन नंबर बी अंडाणु के निषेचन से 2 सप्ताह तक की अवधि को, या फिर ऑप्शन नंबर सी अंडाणु के निषेचन से 7 सप्ताह तक की अवधि को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंडाणु के निषेचन से 9 सप्ताह तक की अवधि को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आप बतलाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को जो है ये कहा जाता है भ्रूण का विकास। यानी कि 10 सप्ताह जो है, 10 सप्ताह तक केवल भ्रूण का विकास होता है, और उसके बाद जो है फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का ऑर्गन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि को भ्रूण के अंदर ये भ्रूण का विकास होता है। चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कहें कि कोई महिला मतलब कितने दिन में ये बच्चा दे देती है, या फिर अपने ये पुत्र को जन्म दे देती है, पुत्र या पुत्री को, तो इसका आंसर होगा 270 से 80 दिन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगर आपसे दिन में कहे तो इतना 280 दिन, 270 या 80 दिन में।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। मानव शरीर में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में शुक्र जनन कितने आयु के पश्चात प्रारंभ होता है, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन अंग है, वो कितने उम्र की अवस्था में ये होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसका फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, निर्माण होना। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 13 से 15 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, 13 से 15 वर्ष। 13 से 15 वर्ष की उम्र में ये शुक्र जनन अंग, मनुष्य के शरीर में जो शुक्र जनन अंग है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक तरह से, वो जो है 13 से 15 वर्ष की उम्र में उसका ये निर्माण विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लें और फिर लाइव क्लास हमारा होगा, और ताकि हम लोग ये जो क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कुछ समय दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे सामने आप बतला सकें, मैं देख सकूँ कि आप कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं और कितने लोग इसका आंसर पहले से जानते थे। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कम से कम 1000 हो जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास करेंगे। चलिए देखते हैं, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? आपको बतलाना है कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मास्टर ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर बी एलडीसी डी टोन, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब फ्रेंड्स अगर कुछ लोग नहीं जानते हो तो मैं बतला दूं कि प्रेगनेंसी का मतलब होता है किसी भी महिला का गर्भवती होना। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि फ्रेंड्स आप लोग को तो पता ही है कि मास्टर ग्रंथि को ये पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि मटर के दाने के समान होता है, और वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि दिमाग में पाया जाता है ये ग्रंथि। और यही ग्रंथि जो महिला में होता है, ये महिला में जो पाया जाता है, मास्टर ग्रंथि महिला और पुरुष में दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिला में जो यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन का काम करता है, ये इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, मास्टर ग्रंथि को। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे जितने भी महिला में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इनको ये सक्रिय करने का काम करता है। इनमें जैसे कि हमारा महिला को जो मासिक धर्म होता है, तो उनको ये समय पे ये सारे एक्टिविटी गतिविधियाँ करवाने का काम करता है एक तरह से ये मास्टर ग्रंथि। तो इसी को मास्टर ग्रंथि को ही प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? आपको बतलाना है कि रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, या फिर ऑप्शन नंबर बी पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि रजो चक्र का मतलब होता है फ्रेंड्स यही मासिक धर्म होना, मासिक धर्म को ही रजो चक्र कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप, रजो चक्र मासिक धर्म को ही कहते हैं। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे पीयूष ग्रंथि हो गया, और पीछे मैंने आपको बतलाया पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो सवाल था किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन मास्टर ग्रंथि को नहीं, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को। और जितनी सारी कंडीशन मैंने आपको बतलाई हैं उसके लिए ये सारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सब के लिए जवाबदेही यही जो मैंने कंडीशन सारे आपको बतलाए, वो सारे कंडीशन प्रोजेस्टेरॉन के साथ हैं, ना कि मास्टर ग्रंथि के साथ। चलिए, और यहाँ पे हमारा आंसर अगले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है, तो ये ग्रंथि है हमारी ये पीयूष
पीयूष ग्रंथि आपको ध्यान में रखना है, यानी कि माहवारी होने के लिए समय से जो माहवारी होती है महिलाओं को, जैसे कि 28 दिन का समय होता है, उस 28 दिन के दरमियान केवल 28वें दिन ही होता है मासिक धर्म, ऐसा नहीं है, उसके बीच भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं महिलाओं के शरीर के अंदर। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये सारी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जवाबदेही कौन है, पीयूष ग्रंथि है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में, इस क्लास की वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन आपका ये सवाल यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन केवल पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन केवल पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर बी पीनियल ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर सी कॉपर ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर, सॉरी, ये सवाल मैंने आपके लिए रखा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सवाल का आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला विधि। परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला विधि कौन है। तो फ्रेंड्स, ये तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पीछे बतला रखा है, और इसका आंसर होगा बेसेक्टोमी। तो इसको डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि, मासिक चक्र की अवधि क्या है। आपको बतानी है कि मासिक चक्र की अवधि महिलाओं में क्या है, और मासिक चक्र को ही शॉर्ट में एमसी कहते हैं। फ्रेंड्स, शॉर्ट में एमसी कहते हैं, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में मासिक चक्र को एमसी कहते हैं। और इस एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी कि मासिक धर्म कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप दीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिन। 28 दिन महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है, 28 दिन। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स, ये जो मासिक चक्र होता है, ये मासिक चक्र तब तक चलते रहता है, और ये जब तक कि उस महिला, जब तक कि वो ये महिला, या फिर वो कह सकते हैं कि कोई लड़की ये गर्भवती नहीं हो जाती। यानी कि अगर उसे एमसी हो रहा है, यानी कि मासिक धर्म हो रहा है, तो ये मासिक धर्म इस चीज़ का सूचक है कि वो महिला गर्भवती हो सकती है, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन है। आपको बतलाना है कि नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरॉन। चलिए इसका आंसर दीजिए, आपके पास कुछ समय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरॉन। इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जब नर एवं मादा दोनों को बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षण, यहाँ पे बाह्य नहीं होगा, बाह्य होगा, यानी कि बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं। एक लिंगी, द्विलिंगी, या फिर लैंगिक द्विरूपता, या फिर ऑप्शन नंबर डी उभयलिंगी। आपको बताना है कि जब नर एवं मादा को बाह्य लक्षणों के द्वारा, यानी बाहरी लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग को दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक द्विरूपता। इसको ध्यान में रखना है, लैंगिक द्विरूपता। चलिए देखते हैं अगला सवाल। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। आपको बताना है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। फ्रेंड्स, जो लोग समझते होंगे ठीक है, जो लोग नहीं समझते कि शुक्राणु किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आंसर, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका आंसर आप देख लीजिए कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, और ये जो वृषण है, आप कह सकते हैं कि इस वृषण में, शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, समझ गए। शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रजनन के समय जो लिक्विड
नर के ऑर्गन से मादा के ऑर्गन में सप्लाई होता है, या कह सकते हैं कि जाता है, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे शुक्राणु। और इसी के मादा युग्मक जो वहाँ से आती है लिक्विड, और इधर से नर का जो जाता है, तो दोनों के मिलने से जो निर्माण होता है वो जायगोट का निर्माण होता है। और इसी से फिर आगे जो प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया वीडियो में। सबसे पहला जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो वही था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल का जवाब होगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे वृषण में होता है। और वृषण हमारे शरीर के पेट के नीचे बाहरी भाग में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वृषण में जो स्पर्म होता है, सॉरी शुक्राणु होता है, शुक्राणु को ही स्पर्म कहते हैं, वो उसका टेम्परेचर, उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, जिस वजह से ये हमारे शरीर से बाहर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वेसोप्रेसिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन है, आपको बताना है द्वितीयक। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी एस्ट्रोजन। इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आपको बतलाना है कि मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। फ्रेंड्स आपको ये हो सकता है कि सवाल, ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ हार्ड लगे, पर फ्रेंड्स ये हार्ड डेली आपको आसान सा सवाल नहीं मिलता है क्लास में, चाहे आप कहीं भी पढ़ें। तो आज देख लीजिए, फिर कल का टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा, लेकिन सभी सवालों को पढ़ते चलना है। तो इसका आंसर आपको बतलाना है कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? आपको बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, यानी कि अंग है, जो महिला के अंग में, यानी कि महिला का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो प्रजनन के समय यूज में नहीं लाया जाता है, यानी कि महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, प्रजनन अंग नहीं है, यही आपको बतलाना है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है गर्भनाल, गर्भाशय, या फिर ऑप्शन सी अंडाशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। तो इसका आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। फ्रेंड्स ये जो पार्ट है शुक्रवाहिका, ये अंग है, ये पुरुष का अंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शुक्रवाहिका जो पार्ट है ये पुरुष का पार्ट है, यानी कि पुरुष के शरीर का अंग है, और बाकी जो गर्भनाल है, गर्भाशय है और अंडाशय है, ये महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि प्रजनन अंग है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20 जोड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 22 जोड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 जोड़ी। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कॉमेंट करके आज का जो सवाल है केवल एक ही सवाल है जो मैंने आपको वीडियो में पूछा है पहले। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़ी। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम, ये आप जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम ही है। ये जो है मानव शरीर का क्रोमोसोम का संरचना है, यानी कि जो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होती है वो द्विसंरचनात्मक होती है, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित होती है। और फ्रेंड्स आप याद रखेंगे इस बात को कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम ऐसी होती हैं जो यानी कि मादा में और नर में, यानी कि पुरुष और महिला दोनों में कॉमन होती है, लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है पुरुष में और महिला में, यही
ये क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को निर्धारित करने का काम करता है, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये 23वां जोड़ा पर डिपेंड करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो डीएनए है, ये सॉरी क्रोमोसोम है, डीएनए और हिस्टोन एवं प्रोटीन का बना होता है। ये डीएनए जो संरचना बनती है या जो डीएनए होता है, ये हिस्टोन एवं प्रोटीन का बना होता है। और यही डीएनए जो है, ये मानव शरीर में जो भी जितने भी एक्टिविटी आपके अंदर होंगी, और वही एक्टिविटी, वही सारी क्वालिटी, लगभग सारी क्वालिटी आपके बच्चों में होगी। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मानव शरीर में जो भी जितने आपका अगर बेटा कोई होगा, तो उस आपके बेटे में जो भी आप में जो क्वालिटी होगी, लगभग सारी क्वालिटी आपके बेटे में होंगी या फिर बेटी में होंगी। तो इसके लिए कौन जवाबदेही होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि ये जीन होता है। क्रोमोसोम को जीन कहते हैं और ये आनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यही इतना ही हमारा क्लास का आज का वीडियो था। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। वरना इतना लंबा क्वेश्चन हम अगली वीडियो में नहीं देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ही देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर कहेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जो मैंने इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे सभी लोग कमेंट करके, और अपनी उपस्थिति जय हिंद बोल के ज़रूर देंगे सभी लोग। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, जिन लोगों का आंसर सही होता है, मैं उन सब की कमेंट को लाइक कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका मैं डिटेल बतलाऊं, तो मैं डिटेल भी बतलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्लास में आर्मी का जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन, इन चारों पोस्टों को लेकर के चला जा रहा है इस क्लास में। इस वजह से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन या कुछ आसान क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को देखना है।